नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने कुछ कारकों के बारे में पढ़ लिया था और कुछ बचे हुए थे, है ना। तो उनके बारे में अब अपन देखते हैं। चलो, अब हम देखेंगे अक्रिय गैस का प्रभाव। तो जो अक्रिय गैस होती है वो साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि जो अक्रिय गैस है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। इसीलिए जो अक्रिय गैस को यदि आप मिलाओगे तो साम्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। चलो पढ़ लो एक बार लिखा हुआ जो। यदि स्थिर आयतन रखते हैं और एक अक्रिय गैस जैसे आर्गन जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती को मिलाते हैं तो साम्य अपरिवर्तित रहता है ना। तो ध्यान रखना, अक्रिय गैस को मिलाते हैं तो जो साम्य है वो अपरिवर्तित रहता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अगला देखो। अगला हम देखेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखो, जो उत्प्रेरक होता है वो भी साम्य को प्रभावित नहीं करता है, पर जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, पर साम्य को प्रभावित नहीं करता है। चलो यहां पर अपन एक ग्राफ से समझते हैं पहले। चलो, तो ये वाला एक्स अक्ष और ये वाला वाई। तो एक्स अक्ष पर अपन ले लेते हैं अभिक्रिया की प्रगति। रिएक्शन प्रोग्रेस रिएक्शन प्रोग्रेस। चलो, और वाई वाले अक्ष पर अपन ले लेते हैं एनर्जी। चलो, अब यहां पर चलो, अब यहां पर आप देखो, यहां पर प्रोडक्ट और यहां पर रिएक्टेंट, सॉरी, यहां पर रिएक्टेंट है ना, और यहां पर प्रोडक्ट। चलो, अब यहां पर आप देखो
भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ में शीर्ष वाला भाग है, ये शीर्ष वाला जो भाग है, ये संक्रमण अवस्था है। क्या है ये? संक्रमण अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। तो ये वो अवस्था होती है जहां पर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो, इसको आप इधर लेकर आओ। चलो, और ये ट्रांजिशन स्टेट, यहां से लाइन को इधर लेके आओ। तो भाई यहां पर ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक, ये है सक्रियण ऊर्जा। भाई इस वाले अक्ष पर आप देखो, वाई पर हमने क्या ले रखा है? एनर्जी। तो भाई ये जो एनर्जी है, ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अभी अपन ने यहां पर कोई कैटेलिस्ट नहीं लिया हुआ है ना। तो अपन लिख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विथआउट कैटेलिस्ट। विथआउट कैटेलिस्ट। चलो, अब जब हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक को लेते हैं, किसको लेते हैं? उत्प्रेरक को। तो जब आप उत्प्रेरक को लोगे, तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। चलो देखो इधर, ये इस तरीके से, है ना। तो अब यहां पर आप देखो, अब जब अपन ने कैटेलिस्ट लिया, तो संक्रमण अवस्था ये आ गई। तो जब कैटेलिस्ट लिया, तो कैटेलिस्ट ने क्या करा? सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया। तो संक्रमण अवस्था आप देखो ये है। तो यहां से लेकर यहां तक जो एनर्जी है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटेलिस्ट चलो, तो यहां पर अब आप देखो, आपने जब कैटेलिस्ट लिया तो उसने सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया, या फिर यूं बोल दो सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। तो भाई सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया, तो इससे क्या होगा? अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखो भाई, जो रिएक्टेंट है वो पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। जब कैटेलिस्ट नहीं लिया था, तो आप देखो उसको ये एनर्जी अवरोध को पार करना पड़ रहा था। पर जब कैटेलिस्ट लिया, तो आप देखो ये जो एनर्जी का अवरोध है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ये कम हो गया। तो सीधी सी बात है, जो कैटेलिस्ट है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है।
और ये पश्च अभिक्रिया की दर और अग्र अभिक्रिया की दर दोनों को समान रूप से बढ़ाता है ना। पर ध्यान रखना साम्य को प्रभावित नहीं करता है ना। चलो ये नोट करो पहले। कर लिया नोट? चलो आगे देखो, यहां पर पढ़ लो, लिखा हुआ है चलो, उत्प्रेरक क्रिया कारकों के उत्पाद में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध कराकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना। भाई यहां पर आप देखो, जब कैटेलिस्ट नहीं था तो ये वाला मार्ग है अभिक्रिया के लिए, पर जब कैटेलिस्ट लिया तो भाई ये वाला मार्ग नीचे वाला है ना, तो नया मार्ग बना देता है कैटेलिस्ट। आगे देखो, यह एक ही संक्रमण अवस्था से गुजरने वाली अग्र एवं प्रतीप, प्रतीप मतलब पश्च होता है ना, अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है, जबकि साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है ना। तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है ना। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, है ना। चलो देखो, यहां पर अभिक्रिया दी हुई है और आपसे बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में अधिक एनो प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। चलो देखो, तो पहले तो क्या करो, आप अभिक्रिया को नीचे लिखो, सॉल्यूशन N2 प्लस O2 और इससे इनने बनाया 2NO 2NO माइनस Q कैलोरी दिया हुआ है। तो यहां पर अब आप देखो, यहां पर ये जो प्रोडक्ट के साथ उष्मा लिखी हुई है Q, ये कैसी है, माइनस में है ना। तो ये माइनस में है, इसका मतलब ये है कि ये अभिक्रिया एंडोथर्मिक है। कैसी अभिक्रिया है ये, एंडोथर्मिक। तो थर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में अग्रसित होती है, मतलब अग्र दिशा में बढ़ेगी, है ना। तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो अभिक्रिया आप देखो अग्र दिशा में बढ़ेगी, है ना। और अग्र दिशा में आप देखो क्या है, एनो, और बोल रहा है कि भाई अधिक एनो प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। तो ठीक है भाई, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। चलो अब ऑप्शन उनमें आप देखो, दाब का भी बोल रहा है। चलो दाब वाला कंसेप्ट देखो, तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर जो साम्य होता है
वो कम अणुओं की तरफ विस्थापित होता है, मतलब जो अभिक्रिया है वो कम अणुओं की ओर अग्रसित होगी। चलो, तो यहां पर आप देखो प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2, और रिएक्टेंट में भी आप देखो कितने मोल है, 2। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में मोल की संख्या बराबर है, मतलब ये जो अभिक्रिया है इस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो ये आ जाएगा उच्च तापमान। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी, मतलब यहां पर आपको वो अभिक्रिया बताना है जो कम दाब पर बढ़ेगी, है ना। चलो देखो, तो यहां पर आप देखो मोल की संख्या कितनी है, 2, और यहां पर देखो मोल की संख्या कितनी है, 4। तो भाई यहां पर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, और यहां पर आप देखो वो बढ़ने का बोल रहा, तो आपको अग्र दिशा में मानकर ही चलना है। किस दिशा में मानकर चलना है, अग्र दिशा में। तो यहां पर आप देखो टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉरी दाब का बोल रहा है ना, दाब बढ़ाते हो, प्रेशर को बढ़ाओगे, तो यहां पर ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी, है ना। पर अपने को बताना है कम दाब पर, और भाई इस अभिक्रिया में यदि आप प्रेशर को कम करते हो, प्रेशर को कम कर दिया तो ये तो जाएगी बैकवर्ड, मतलब प्रोडक्ट से किधर जाने लगेगी, रिएक्टेंट की तरफ, है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यहां पर देखो इसमें 2 मोल, और इधर भी आप देखो 1 मोल इसका और 1 इसका, इधर भी कितने मोल, 2। मतलब इस अभिक्रिया पर तो दाब का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। चलो यहां पर देखो इधर कितने मोल है, 1, और इधर कितने मोल है, इसका 1 और 1 इसका, तो इधर है 2 मोल। चलो यहां पर आप देखो आप प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, तो भाई प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो अभिक्रिया है वो कम मोल की तरफ जाती है, तो कम मोल किधर है, रिएक्टेंट में, तो आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये जाएगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, और यदि आप प्रेशर को कम करोगे, प्रेशर को कम करोगे तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, है ना। और यही तो अपने से बोल रहा वो कि भाई कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी, है ना। तो यहां पर आप देखो कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी, सी वाली, है ना। चलो इसको और देख लो, इसमें आप देखो इधर कितने मोल है, इसका भी 1 और इसका भी 1, 2 मोल है, और इधर भी कितने मोल है, 2। तो इस अभिक्रिया पर भी दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आप देखो निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अधिक SO3 निर्माण के लिए उचित परिस्थिति है, अभिक्रिया दी हुई है। चलो देखो इधर 2SO2 प्लस O2, और इससे बनाया 2SO3 प्लस Q कैलोरी। चलो तो यहां पर अब आप देखो चलो यहां पर आप देखो ये जो Q है उष्मा, उष्मा आप देखो कैसी पॉजिटिव लिख के दिया हुआ है, मतलब जो उष्मा है वो किसके साथ लिखी हुई है, प्रोडक्ट के साथ, और प्लस में लिखी हुई है, मतलब ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, एक्सोथर्मिक।
एक्सो थर्मिक रिएक्शन चलो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलती है ना भाई। यहां पर आप देखो, अपने को अधिक निर्माण किसका करवाना है, SO3 का। तो SO3 का अधिक निर्माण कब होगा, जब अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसित होगी, है ना। तो यहां पर अपन टेम्परेचर को करते हैं कम, और आप टेम्परेचर को कम करोगे तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चलती है। किस दिशा में चलेगी, फॉरवर्ड, अग्र दिशा में चलेगी। तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कम, है ना। चलो, अब आप देखो साथ में प्रेशर भी दिया हुआ है, तो प्रेशर अपन देखते हैं। चलो, इधर आप बताओ कितने मोल है, 2, और इधर कितने मोल है, 2 इसके और 1 इसका, इधर है 3 मोल। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। चलो, तो यहां पर आप प्रेशर को बढ़ाओ, प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो आप देखो प्रोडक्ट में SO3 है ना। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम, और प्रेशर कैसा होना चाहिए, ज्यादा। आप देखो अग्र दिशा में लेकर जाना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा। तो आप देखो पहला ऑप्शन टेम्परेचर ज्यादा बता रहा, गलत हो जाएगा। चलो, तो ये वाला गलत। यहां पर देखो टेम्परेचर यहां भी ज्यादा बता रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आप देखो कम ताप तथा उच्च दाब, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलो, नोट करो इसे। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। एक पात्र में होने वाली निम्न गैसीय अभिक्रिया, अभिक्रिया दी हुई है, किलो कैलोरी में C2H6 का साम्य सांद्रण किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है ना। यहाँ पे कोमा होगा, है ना इसमें। चलो, अब आप देखो इसको। तो यहां पर अब आप देखो C2H4 प्लस H2 और इससे बनाया C2H6, है ना। और यहां पर जो डेल H है, डेल H नेगेटिव दिया हुआ है 13.7 किलो कैलोरी। अब देखो यहां पर ये जो डेल H है, डेल H कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो अभिक्रिया है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक, है ना। तो अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो, और किसका सांद्रण बनाने बढ़ाने का बोल रहा है, C2H6 का। तो आप देखो C2H6 किधर है, प्रोडक्ट में,
मतलब रिएक्शन को किधर लेकर जाना अपने को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। चलो तो अब आप देखो, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये बैकवर्ड जाएगी, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। तो टेम्परेचर को कर दो कम, और टेम्परेचर को कम करोगे तो ये जाएगी फॉरवर्ड, है ना। रिएक्टेंट से किधर जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, है ना। चलो तो टेम्परेचर होना चाहिए कम, तो पहला वाला ऑप्शन आप देखो, ताप बढ़ाने से, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, कम ताप करने से, ये सही है, क्योंकि ये अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में यदि आप टेम्परेचर को कम करोगे तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, है ना। तो आंसर अपना आ जाएगा ताप कम करने से। अगला आप देखो, कुछ H2 को हटाने पर, भाई आप H2 को हटाओगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड होगी, भाई H2 को हटाओगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड होगी, तो ये वाला भी गलत है। अगला, कुछ C2H6 को मिलाकर, भाई C2H6 किधर है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को आप बढ़ाते हो तो भाई अभिक्रिया किधर जाएगी, बैकवर्ड, तो ये भी गलत है। चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो, निम्न अभिक्रिया में साम्य पर दबाव बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दाब का बोल रहा है ना। अब यहां पर आप देखो 2A प्लस 3B से यहां पर बनाया 3C प्लस 2D, तो इधर आप देखो कितने मोल है, तीन, सॉरी 2 और 3, इसके कितने मोल है इधर, 5, और इधर देखो 3 और 2 इसके, इधर कितने मोल है, 5। दोनों तरफ आप देखो मोल की संख्या बराबर है, और मोल की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो जो अभिक्रिया है वो दाब से अप्रभावित होती है, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो अग्रिम अभिक्रिया तेज होगी, गलत है। प्रतीप अभिक्रिया तेज होगी, ये भी गलत है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सही है ना। चलो इनमें से कोई नहीं, तो ये आ रहा ना इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2NO2 N2O4 बना रहे हैं, है ना। और आगे देखो, इस साम्य के लिए ताप बढ़ाने पर, मतलब बोल रहा है भाई रिएक्शन दी हुई है ना, और बोल रहा है कि इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव होगा। चलो देखो इधर, तो 2NO2 और इससे इनने यहां पर बनाया N2O4, चलो प्लस 14.6 किलो कैलोरी, चलो ये उष्मा दी हुई है। अब यहां पर आप देखो भाई ये जो उष्मा है ये आप देखो प्लस में दी हुई है, किसके साथ लिखी हुई है, प्रोडक्ट के, मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। कैसी अभिक्रिया है ये, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो अब यहां पर आप देखो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, भाई आप देखो यहां पे क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि इस साम्य के लिए ताप बढ़ाने पर, तो हमने ताप को बढ़ा दिया, तो ताप को आप बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ताप को बढ़ाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड जाती है,
मतलब ये जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से किधर जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट से किधर जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। चलो अब ऑप्शन को पढ़ो। N2O4 बनने में सहायक होगा, तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि N2O4 किधर है, प्रोडक्ट में, और रिएक्शन किधर जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो ये तो हो गया गलत। चलो अगला देखो, N2O4 के वियोजन में सहायक होगा, तो भाई सीधी सी बात है, N2O4 का वियोजन होगा तभी तो ये बनेगा, है ना। और रिएक्शन आप देखो किधर जा रही है, बैकवर्ड, तो ये सही है, इसके वियोजन में सहायक होगा, क्योंकि इसका वियोजन होगा तभी तो इधर बनेगा। और रिएक्शन आप देखो कैसी जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। चलो अगला देखो, साम नहीं बदलेगा, गलत है, बदल रहा है ना। चलो अभिक्रिया को रोकता है, ये भी गलत है ना, क्योंकि अभिक्रिया थोड़ी ना रुकेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा साम्य जो अभिकारकों के दाब परिवर्तन से अप्रभावित है ना। तो यहां पर आप देखो बोल रहा है कि भाई ऐसा साम्य आपको बताना है जो दाब परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ यदि मोल की संख्या समान है तो वो साम्य दाब से अप्रभावित रहेगा। चलो देखो इसमें, तो इधर आप देखो, चलो इसमें देखो, इधर कितने मोल है, एक इसका और एक इसका, 2 मोल। चलो इसमें देखो इधर कितने मोल है, 2। चलो तो अपना आंसर तो यही आ गया भाई, ये जो साम्य है वो दाब परिवर्तन से अपरिवर्तित रहेगा। चलो इसमें देखो, इधर कितने मोल है, इसके 2 और इसका 1, तो कितने मोल हो गए, इधर 3, और इसमें देखो इधर कितने हैं, 2, तो आप देखो अलग अलग आ रहे, मतलब ये प्रभावित होगा। यहां पर देखो इधर कितने मोल है, 3, और इधर कितने मोल है, 2, तो ये भी प्रभावित होगा। चलो इसमें देखो, इधर कितना मोल है, 1, और इधर आप देखो कितने मोल है, 2, तो ये भी प्रभावित होगा। जबकि इसमें आप देखो दोनों तरफ मोल की संख्या बराबर है, तो इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हेबर विधि से अधिकतम अमोनिया निम्न अवस्था पर प्राप्त की जा सकती है। चलो मतलब आपको वो परिस्थिति बतानी है जिसमें अमोनिया अधिकतम मात्रा में प्राप्त हो, है ना। देखो इधर तो N2 प्लस 3H2 और इससे बना है 2NH3 प्लस Q किलो कैलोरी। चलो तो यहां पर आप देखो जो उष्मा है वो आप देखो प्रोडक्ट के साथ लिखी हुई है और प्लस में लिखी हुई है, मतलब ये अभिक्रिया कैसी है, एक्सोथर्मिक, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पश्चिम दिशा में जाती है, पर अपने को किधर लेकर जाना है, अग्र दिशा में लेके जाना भाई, तभी तो NH3 का निर्माण ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम। टेम्परेचर कम कर दोगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जाएगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। चलो तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम। अगला देखो, प्रेशर का भी बोल रहा, इधर आप देखो कितने मोल है, 2, और इधर कितने मोल है, 4, भाई 3 इसके और 1 इसका, 4, तो प्रेशर आप बढ़ाओगे, प्रेशर आप बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है प्रेशर बढ़ाने पर कम मोल की तरफ जाती है, तो कम मोल किधर है, प्रोडक्ट में।
तो रिएक्शन रिएक्टेंट से किधर जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, है ना। तो यहां पर प्रेशर होना चाहिए ज्यादा या फिर उच्च बोल दो, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम। चलो देखो, तो पहले वाले ऑप्शन में देखो अधिक ताप, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, अधिक ताप बोल रहा ना वो। चलो आगे देखो, अधिक ताप, तो इसमें भी आप देखो ये शुरू में ही गलत हो रहा, अधिक ताप दिया हुआ। चलो अगला पढ़ो, कम ताप तथा अधिक दाब, तो ये आप देखो सही है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। चलो डी वाले में देखो, कम ताप कम दाब, तो ये आप देखो गलत हो गए, है ना। और यहां पर देखो हाइड्रोजन का कम सांद्रण, भाई हाइड्रोजन का सांद्रण यदि आप कम कर देते हो तो अभिक्रिया तो पश्चिम दिशा में आएगी, पर अपने को किधर लेकर जाना, अग्र दिशा में, तो ये वाला भी गलत हो रहा है। चलो तो यहां पर अपने क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। अब हम अगले वीडियो से देख